ज़रूरी नहीं कि आपको टेक्नोलॉजी आती है, बट क्या आपके पास वो माइंड सेट है सॉल्व करने की प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या? किसी को करियर रोड मैप ना क्लियर नहीं है। ओपन इनोवेशन चैलेंज। ओपन इनोवेशन, लो भैया, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास इंटरनेट है, अब आप करके दिखाओ। हाँ, तो उसमें आपने जैसे उनको ट्रेनिंग वगैरह और ये दिया, इसका कुछ इम्पैक्ट भी हुआ? What are your thoughts on the innovation which are happening in this space, right? For example, AI, और आपने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज टच करी, फाउंडेशनल, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जेन AI, ये वो। और ट्रेडिशनल चीज़ें फॉलो करोगे, टेक्नोलॉजी का फ्यूजन नहीं करोगे, अगेन आप पीछे रह जाओगे। Hey everyone, welcome back to Techie Talks with Kuldeep. I am your host Kuldeep Singh and excited to have Mr. Santosh Maurya joining us today. With over a decade of experience at various organizations such as Wipro, TCS, and EY, currently he is the co-founder and CEO at Where You Elevate, an AI-driven platform nurturing open innovation. Let's dive in and hear more directly from him. Welcome, Santosh. Thank you, sir. Thank you, sir, for inviting me here today to discuss about the journey and share the experience with the young talent of India who are going to be the future of our country. Sure, Santosh. And before even we start that conversation, right? So, could you share about your experiences and learning, right, that help you in shaping what you are today? Yeah, sure, sir. I would love to share. It's had been a roller coaster ride. तो जब पहली बार कंप्यूटर जब मेरे लाइफ में आया, आई थिंक मैं क्लास 7th में था उस टाइम। Okay. आई वाज द पार्ट ऑफ द आरएसएस स्कूल, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता था, कंप्यूटर की एक रूम, एक लैब बनाया गया, एक सिस्टम रखा हुआ है, क्लास के पूरे 30-35 बच्चे जाते थे एक बार में लैब करने, एंड प्रॉपर वी वर रिमूविंग आवर शूज आउट ऑफ द डोर एंड देन To avoid गोइंग। the तो वो dust. एक, हाँ, डस्ट नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं जाना चाहिए। तो वहाँ से एक क्यूरियोसिटी है कि हाँ कुछ तो है यार, कुछ मैजिक है इसमें। हाँ लाइक लाइफ में कभी कंप्यूटर देखा नहीं, जी गांव से पढ़ा, एंड देन वेंट मतलब एक स्मॉल टाउन में जहाँ पे एक्सपोजर मिला। जी बट 2 साल के बाद फिर वो एक्सपोजर चला गया, फिर कंप्यूटर लाइफ में नहीं था। बट होता है ना, कैफ़े में जा रहे हैं, यूज कर रहे हैं तो कुछ अच्छा है। सो अगेन जब क्लास 11th में गए तो वहाँ पे एक ऑप्शन आया हमारे पास कि यूपी बोर्ड में नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, और वहाँ पे ऑप्शन था उस स्कूल में कि आप इंग्लिश या फिर कंप्यूटर में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। ऑप्शनल था ये। ऑप्शनल उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हमारे लिए तो होता है ना कि आपको संजीवनी की बूटी मिल गई, कुछ नया करना है। लिटरेचर में करियर बनाना नहीं था, वो पहले से सॉर्टेड था। इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी, बनाना नहीं तो अलग पार्ट है। जो कमी हम में थी कि इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी। ठीक है। ठीक ठाक नंबर आ जाते थे और एज पास हो जाता था। व्हाट वाज स्ट्रॉन्ग की मैथ्स स्ट्रॉन्ग थी, तो कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स, लॉजिक, वो सारी चीज़ें सही चलती थी। ठीक है। तो वहाँ से कंप्यूटर जब आया तो कंप्यूटर तो ऑप्ट कर लिए जी। अब कंप्यूटर ऑप्ट किए, उस समय डिसाइड तो कर लिया इंजीनियरिंग करेंगे तो कंप्यूटर साइंस में करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और पहले एक मैसेज जनरेट होता था, अगर हम अपने अगर आप प्रीवियस लेगेसी में जाओगे, सरकारी नौकरी सबके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती थी। जी जी। और उसमें सरकारी नौकरी में एक चीज़ टर्म्स होती थी, सदाबहार ब्रांच। अच्छा। सदाबहार ब्रांच किसको बोलते थे? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड दिस ब्रांच, जिसमें कि इंजीनियरिंग किए तो नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी। और कंप्यूटर साइंस में तो मिलने से रही सरकारी नौकरी जी। सो मैं बात कर रहा हूँ 2010 की, जब मैं क्लास 12th पास किया उस टाइम पे। तो घर में रिबेल हो गया, नहीं फॉर्म भरोगे। तो अब डन द आईआईटी प्रिपरेशन की, आईआईटी नहीं निकला, आईआईटी ट्रिपल में ठीक ठाक रैंक आई। फिर जब काउंसलिंग करवाया था, स्टेट या यूपी उस टाइम होता था, एकेटी जो आज के डेट में है जी, तो वहाँ से प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था। तो जब फॉर्म का जब फिलिंग कर रहे थे तो उसमें ये इंस्ट्रक्शन मिला था पापा से कि पापा से क्या मतलब, मेरे अंकल ने छोटे, ही वॉज द इंजीनियर इन सिविल यूपीपीसीएल में इज इंजीनियर। सो उन्होंने उनकी अंडर ही मेंटरशिप में दिस जर्नी जो गांव से लेके आज जो मैं कर रहा हूँ, ही हैज़ बीन द वन ऑफ द पिलर फॉर दैट। ओके, बैकबोन यू कैन से, कि जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, वन ऑफ देम पर्सन इन माय लाइफ। उन्होंने बोला कि ब्रांच जब सेलेक्ट करना तो सबसे पहले मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, फिर सीएस। बट एक अंदर से फीलिंग थी, नहीं मेरे को करनी है तो सीएस में ही करनी, नहीं तो नहीं करनी है। मैं गया काउंसलिंग में और मैंने सीक्वेंस को रिवर्स कर दिया। अच्छा,
रिवर्स किया तो कंप्यूटर साइंस आपने ऊपर टॉप आ में, गई। ठीक है। तो उस तरह से कंप्यूटर साइंस मेरे को इंजीनियरिंग मिल गई। हाँ, तो लिया कंप्यूटर साइंस, मेरे को मिला इंजीनियरिंग करने के लिए। कहाँ पे आया, हुआ आपका एडमिशन? मेरा एडमिशन हुआ एसआर में, सीटी बरेली। बरेली के अंदर बरेली में कॉलेज है, श्री राम मूर्ति स्मारक। ठीक है। दैट इज़ द पार्ट ऑफ AKTU अभी। और उस टाइम पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट मतलब रैंक ऐसी आई थी कि सरकारी मिल नहीं सकता था। हाँ। अब प्राइवेट में बेस्ट चॉइस करनी थी। हाँ तो डैट वाज इन टॉप 3 लाइक उस टाइम पे, तो चूज कर लिया हाँ हाँ, और मिल गया। और मेरा हमेशा से एक रहा कि मेरे को ना पढ़ाई करने के लिए घर से दूर जाके रहना है। ठीक है। तो मैंने अराउंड कोई स्पेसिफिक रीजन इस बात के लिए? हाँ, स्पेसिफिक रीजन है ना। अब जब घर के पास रहते हो तो आपका हमेशा मन करता है घर जाना है। अच्छा। सो यू कैन नॉट फोकस, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक साल तैयारी किया, IIT निकला नहीं। तो जी। एक सेल्फ होता है ना कि यार आप कहीं से आ रहे हो, आपके पेरेंट्स आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप हाँ। उसका रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हो। ठीक व्हाट आर है। द रीजन, जो भी होता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को जज करेंगे 1 घंटे या 2 घंटे के रिजल्ट पे, हाँ हाँ, क्योंकि वो 2 घंटे का एग्जाम होता है, 3 घंटे का। जी। आपको सब कुछ आ रहा होता है, लेकिन 3 घंटे में परफॉर्म नहीं किए तो एक लेबल लग जाता है कि आपका ये नहीं हुआ। बट आई नेवर इंकरेज डैट टू एनी ऑफ यू कि आप उस पर जज करो। स्किल सबकी होती है। अगर आपको IIT नहीं मिला, मे बी आज मैं IIT में नहीं गया, NIT में नहीं गया, मैं प्राइवेट कॉलेज से किया बीटेक, बट आज जो मैं कर रहा हूँ उससे मैं खुश हूँ, मेरे घर वाले खुश हैं, दोज हु आर एसोसिएटेड विद मी वो खुश हैं। तो यहाँ से बीटेक में आ गया, इंजीनियरिंग में तो आ गए, चलो फ्लो में ले भी लिया। यूपी बोर्ड से पढ़े हुए, लाइफ में इंग्लिश के सब्जेक्ट के अलावा कोई और सब्जेक्ट लिखा नहीं इंग्लिश में। और यहाँ आने के बाद पता चला सब कुछ आपको इंग्लिश में ही लिखना है। ठीक है। अदरवाइज आप पास ही नहीं होगे। सो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर मेहनत तो बहुत की। अब वही होता है ना कि आप जब आते हो, आपको जब एक्सपोजर मिलता है, और आप जब एक तरह से आउटर विलेज जो होते हैं, जो रूरल एरिया होते हैं, बिल्कुल जहाँ पे एक्सपोजर की कमी है। आज के डेट में भी वहाँ पे एक्सपोजर नहीं है। आज भी जाओगे, आप कहोगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपको पढ़ाएंगे C और C++। बट मार्केट की वो डिमांड तो है नहीं। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट। अभी मैं डाउन द लाइन जर्नी में शेयर करूंगा। आई वाज देयर इन वन ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज बीटेक का। आई वेंट टू शेयर द रोड मैप ऑफ द डेटा साइंस। एक सेशन लिया था वहाँ पे, बच्चों से इंटरेक्ट किया। बच्चों के पास एक्सपोजर ही नहीं है, इतना रूरल एरिया है। ठीक है। ठीक है। तो जब स्टार्ट किया फर्स्ट सेमेस्टर में, कॉलेज में सीनियर्स मिलते हैं, अच्छी बननी शुरू होती है, दोस्त भी मिलते हैं। हाँ। अब मेरे सारे दोस्त ISC बोर्ड या CBSE बोर्ड, उनके लिए पेपर लिखना 40 पेज भरना मतलब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और हमारे लिए 40 पेज क्या 4 पेज भरना बहुत कुछ होता था उस टाइम पे। जी। सो वी लर्न। हम क्या करते थे, एक माइंड सेट होता है हम लोग का, हमें जो इंग्लिश में बोलना होता है ना, हम बैक ऑफ द माइंड अपने उसको ट्रांसलेट करते हैं। और ट्रांसलेट ऐसा करते हैं, एक आप कह लो खराबी है अच्छाई है, ट्रांसलेशन परफेक्ट होना चाहिए। जो सेंटेंस हम बनाते, क्योंकि हमें ऐसा इस तरह से बनाते हैं, पढ़ाया जाता है स्कूल में। बट अगर आप नोटिस करोगे, कभी बात करते हुए ट्रांसलेटर देखोगे ना, अगर आप उसके सेंटेंस देखना शुरू करोगे तो कभी सही नहीं होता है। एक फ्लो होता है, फ्लो में हम एक कन्वर्सेशन करते हैं। हम सोचते हैं हम हिंदी में बहुत अच्छे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो भी अगर हम मात्रा या ग्रामर पे, व्याकरण पे जाएं तो वो चीज़ें अलग हो जाएंगी जी। बट हमने बचपन से ना एक साचा सीखा, एक स्ट्रक्चर सीखा, जिसमें हम वो उसको फॉलो करते हैं। एंड दैट वाज द रीजन। कुछ बोलने से पहले इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते थे, सेम चीज़ हम पेपर में कर रहे हैं। आंसर लिखने के पहले इसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। अब उसमें टाइम कम पड़ जाता था जी। तो फर्स्ट सेमेस्टर जैसे तैसे पार हुआ। तो दोस्तों का एक ऐसा सर्कल मेरा बन गया था। फर्स्ट सेमेस्टर में ठीक ठाक मार्क्स आ गए, बैक नहीं आई। बोलते हैं कि इंजीनियरिंग में बैक आती है, आनी चाहिए। तो नहीं आई, पास हो गए सब में। मैथ्स हमेशा स्ट्रांग था, तो एक ऐसी USP रही कि फिर एक बार्टर होता था दोस्तों से कि जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट इंग्लिश का वो तुम हमें पढ़ाओगे, मैथ्स मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है। मैथ्स का न्यूमेरिकल पार्ट कुछ भी हो मैं पढ़ा दूंगा, वो चीज़ तुम मेरे को पढ़ाओगे और तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को तैयार करोगे। ठीक है। सेकेंड ईयर तो फर्स्ट ईयर तक ये जो हेजिटेशन थी ना इंग्लिश में बात करने की, और ये तो रहा है काफ़ी टाइम तक, बट वो धीरे धीरे पॉलिश होना शुरू हो गया। पता चलना शुरू हो गया कॉपी में लिखते कैसे हैं, ठीक है, आंसर्स कैसे करते हैं, नंबर्स कैसे आते।
फिर सेकेंड ईयर के बाद ऐसी जर्नी शुरू हुई कि अच्छा आप चलो प्रोग्रामिंग पे भी ध्यान देना है, कंप्यूटर तो ले लिया है, हाँ, अभी फर्स्ट ईयर में कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, अप्लाइड हाँ मैथ साइंस वो हाँ वाले सब्जेक्ट थे वो अभी। थे, तो वो तो चल रहा था। तो फिर जब फ्रेंड से बात करना शुरू हुआ, मेरा सर्कल ऐसा है स्कूल के, आज भी जो कॉलेज के दोस्त हैं, आज हम हाँ, साथ में जो कंपनी रन कर रहे हैं उसमें भी हम कॉलेज के दोस्त अच्छा, ही हैं। ओके, सो वन ऑफ माय फ्रेंड जो सीईओ है कंपनी में वेरी इवैल्यूएट में, हाँ, वी आर द फ्रेंड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज। ओके, पहले दिन कॉलेज में सो डेस्क पे 2011 से, 2011 से ओके, और पहले दिन आपको इंसिडेंट ही बोलो या जो भी करो, एक डेस्टिनी होती है, तब से पहली डेस्क पे बैठे थे, तब से दोस्ती स्टार्ट हुई और आज तक वो चल रही है। Okay. एंड दैट विल होपफुली विल बी कंटिन्यू एंड फॉर श्योर इट विल बी कंटिन्यू। हाँ, तो वहाँ से जब सीखा चीज़ें करना, तो प्रोग्रामिंग नहीं आती थी उस टाइम मेरे लिए। अब क्या है कि वहाँ पे ले तो लिया, कंप्यूटर करना है, एक एस्पिरेशन होता है कि आपको ये चीज़ करनी है, बट लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड मेंटरशिप एंड गाइडेंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसमें। तो इन लोगों ने जो इनिशियल प्रोग्रामिंग मैंने की ना, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, इंट्रोड्यूस हो गया था। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी थी आपने उस टाइम पे? उस टाइम पे मैंने सी की थी, जावा की थी और पाइथन की थी। ओके, ठीक है, ठीक है, तो वो भी पाइथन की मैं जर्नी बताऊंगा, पाइथन कैसे स्टार्ट हुआ था। तो सी तो कर लिया, जावा कर लिया बीटेक में। अब सी की प्रोग्रामिंग पासिंग करने के लिए सीसीपी होती थी, हर एक सेमेस्टर में सी आती थी उस टाइम पे। फाइनल ईयर थर्ड ईयर में आते थे वेब डेवलपमेंट, वेब टेक्नोलॉजी होती थी। जब हम फाइनल ईयर में आए तो हमें लीग से अलग कुछ प्रोजेक्ट करना था। अच्छा, सब जावा करते थे, तो जावा का प्रोजेक्ट हमने क्या किया था, तो हम कुछ ग्रुप्स के साथ मिलके, हमारे जो फ्रेंड्स का ग्रुप होता था, हम फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट करते थे। क्या होता है ना, बीटेक में फाइनल ईयर में हर बच्चे को तो प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, स्टूडेंट्स को। हाँ, तो हम क्या करते थे, अब सब कोई प्रोजेक्ट करता नहीं है, सबको आता नहीं, लेकिन प्रोजेक्ट सबमिट करना है, क्योंकि वो 400-500 नंबर के प्रोजेक्ट होते थे सेमेस्टर में एग्जाम्स के। हाँ, उनके प्रोजेक्ट हम करके देते थे, पैसे चार्ज करते थे। Okay. अपने लिए तो पॉकेट मनी हो गई अर्न का, हाँ। तो हम उसको अर्न करते थे वहाँ से, और हमारी स्किल्स इनहेंस हो रही है वहाँ पे, क्योंकि आप सीख रहे हो। हम सीख रहे हैं। हमें जब चीज़ें सीख रही हैं तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, बैठ के आराम से मज़े कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और हमें कुछ प्रोजेक्ट अलग करना था, तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने बोला पाइथन से करते हैं। अब मैं वो प्रोजेक्ट करने के लिए 6 महीने में पाइथन सीख गए उसके साथ। ओके, और वो पाइथन, मैंने कभी नहीं सोचा कि वो पाइथन मेरे को आज जो मैं कर रहा था टेक्नोलॉजी में, वो मेरे को हेल्प करेगी। हाँ, सीख तो लिया मैंने फ्लो में, तो एक सिर्फ कॉलेज का प्रोजेक्ट करने के लिए पाइथन स्टार्ट किया। तो वहाँ से टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें सीखते क्योंकि हमेशा जावा किया, पाइथन किया, जावा किया, उसके ऊपर प्रोजेक्ट किया, हमेशा जावा डेवलपर बनना था। अगर मैं बात करूँ आज की डेट में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की भी, मैं कॉलेजेस विजिट करता हूँ और एक कैसे पूरा कनेक्ट होता है। किसी को करियर रोड मैप ना क्लियर नहीं है, रोल्स नहीं क्लियर है, हमें भी नहीं क्लियर था उस टाइम पे। तो हम नॉट एक्सपेक्टिंग कि दूसरे को क्लियर होगा, बट द सेम टाइम इतना क्राउडेड हो गई है मार्केट कि पता नहीं कि मेरे को करना क्या है। उसी तरह से मैंने भी सीख लिया पाइथन जी। अब पाइथन सीख लिया, चलो जॉब लगी फाइनल ईयर के बाद, आ गए सीएस में। ये 2015 की बात है। 2015, ठीक है। 2015 में जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो प्लेसमेंट तो जुलाई से शुरू हो गया 2014 में, फाइनल ईयर में आते हैं। तो मैं आज भी अपनी वो सीवी देखता हूँ तो आई गॉट सरप्राइज कि यार मैंने क्या क्या उस टाइम पे कर रखा था। क्लाउड सीवी में लिखा हुआ है, डीबीएमएस सीवी में लिखा हुआ है, बिग डेटा सीवी में लिखा हुआ है। उस टाइम एआई नहीं लिखा हुआ था मेरे सीवी में, बाकी लगभग सारी टेक्नोलॉजी नॉलेज, कहीं ऑनलाइन कोर्स कर लिया या कहीं पे कोई पढ़ लिया आर्टिकल, कुछ पढ़ना कुछ नया करना मजा आता था। पीएचपी भी लिख रखा था मैंने। पीएचपी पे कभी काम नहीं किया, लेकिन पीएचपी भी कर रखा था। पीएचपी का कैसे हुआ था कि कोई एक कंपनी आई थी कॉलेज में, उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह करवाया था, लॉजिक सही था, टेस्ट दे दिया, सिंटेक्स ही चेंज होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, पीएचपी भी कर दिया। एक कंपनी आई हायरिंग के लिए, तो मेरे बैच में मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई थी। मेरी प्लेसमेंट टिल मार्च नहीं हुई थी। मेरे को कॉलेज से जो ऑफर लेटर मिलता है, एक कैंपस प्लेसमेंट होती है। कैंपस प्लेसमेंट मेरी कॉलेज के आखिरी दिन हुई है। आखिरी दिन जब स्क्रेबलिंग हम कर रहे होते हैं कि अच्छा आज टाटा बाय बाय, आज के बाद कॉलेज के बार एग्जाम्स हो गया खत्म। हाँ जी। लास्ट डे ऑफर मिला था कैंपस का। आज स्टिल मेरे डायरी पे वो चीज़ लिखी हुई जो हम डायरी कॉलेज में फिल करते हैं। मेरे दोस्तों ने लिखी कि आप तुम आखिरी दिन प्लेसमेंट पा रहे हो, बट कैंपस का हाईएस्ट पैकेज पा रहे हो। ठीक है, बट उसकी भी स्टोरी है, कभी उस कंपनी की ज्वाइनिंग नहीं आई।
तो डेस्टिनी में कुछ और ही लिखा था, तो एक पार्ट है उसका पार्ट, तो उसी समय एक स्टार्टअप भी आया कंपनी हायर करने के लिए। हाँ, उनको चाहिए था एंड्रॉयड डेवलपर, एंड्रॉइड डेवलपर, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। और उन्होंने आए, उनकी हायरिंग का प्रोसेस था टास्क ड्रिवन। आज की डेट Okay. में, जैसे आज की डेट में भी कंपनी टास्क ड्रिवन हो चुकी है एमसीक्यू के अलावा। जरूरी नहीं कि आपको टेक्नोलॉजी आती है, बट क्या आपके पास वो माइंड सेट है सॉल्व करने की प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या? तो उन्होंने क्या किया कंपनी ने, तो पूरे बैच में बच्चे मिले नहीं एंड्रॉयड, क्योंकि एंड्रॉयड कोई उतना उस टाइम पे पॉपुलर था नहीं, तो भी उतना नहीं। सीखते नहीं थे लोग। 2014-15 की में कहाँ उतना पॉपुलर था, कोई क्यों इन्वेस्ट करता था। लोग इन्वेस्ट करते थे जावा पे कर लिया, या लोगों ने इन्वेस्ट किया ज़्यादा से ज़्यादा तो डॉटनेट पे कर लिया, क्योंकि उस टाइम डिमांड में यही था, यही ट्रेंड चल रहा था इंडस्ट्री का। जैसे आज के डेट में डेटा साइंस एआई का ट्रेंड है, साइबर का है, ब्लॉकचेन का है, बट वहाँ पे वो लिमिटेड ट्रेंड चलता था। तो उनका जो रिक्रूटमेंट टीम आई थी, उनके सीईओ ने बोला कि मैं इंटरनेट ओपन करता हूँ, आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, ये एप्लीकेशन बनानी है बना दो, जो बना के एक्सप्लेन कर लेगा उसका इंटरव्यू लेके उसको सिलेक्शन कर लेंगे। अच्छा, ओपन इनोवेशन चैलेंज। ओपन इनोवेशन, लो भैया आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास इंटरनेट है, अब आप करके दिखाओ। हाँ, अब कंपनी में मैं आपको हायर करके आज की डेट में ले जाता हूँ, जितने भी फ्रेशर्स को ले जाता हूँ, कितने लोग को मैं स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पे डिप्लॉय करता हूँ? नहीं करता हूँ। नहीं करते हो। उसको आप किसी न किसी टेक्नोलॉजी पर ऑन द स्पॉट आता है। अगर मैं फ्रंट एंड की बात करता हूँ, तो एक टाइम पे जहाँ HTML CSS जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट होता था, अब रिएक्ट जेएस, अब तो नेक्स्ट जेएस का भी प्रोजेक्ट आता है, तो हम उस पर डिप्लॉय कर लेते हैं बच्चों को, जी। राइट। तो एक जर्नी रही है, तो अब चैलेंज, क्योंकि रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो उन्होंने एक ओपन छोड़ दिया कि बना के दिखाओ, 12 घंटे का टाइम देता हूँ। चैलेंज शुरू हुआ। तो अब क्या है ना, प्रोजेक्ट किए हुए हैं, जुगाड़ करने आता है टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी समझ में आती है कि अगर ये फंक्शनलिटी है किसी भी लैंग्वेज में कैसे बनेगा। और वेदर कॉस्ट की ऐप बनानी थी एंड्रॉयड, कुछ अजूबा नहीं था, गूगल सर्च वर्च किया, प्रोजेक्ट का आउटलेट मिल गया, उसको सिर्फ चेंजेज करके वर्केबिलिटी करनी था, उसको एक्सप्लेन करना था, और वो हो गया। ठीक है। वो हायर्ड हो गए वहाँ से, लेकिन अगेन वहाँ फिर स्टोरी चेंज हुई। तो सेमेस्टर एंड हुआ आई थिंक 27 अभी में। आपको ऑफर कौन सी लोकेशन के लिए नोएडा। मिला? नोएडा के दोनों लिए। नोएडा कंपनी का ऑफर मिला था। अच्छा। तो उसके भी मतलब नोएडा, अब नोएडा में आज हैं, हाँ। आज से पहले नोएडा में कभी, मतलब उसकी बात, दैट इज द वन ऑफ द रीजन मैं नोएडा नहीं रहना चाहता था। ठीक है। जो मैं अभी आपको शेयर कर रहा था थोड़ा टाइम पहले। सो क्या हुआ कि उन्होंने ज्वाइनिंग मेल पे कम्युनिकेट कर दिया कि 15 जून से ज्वाइनिंग है। और मेरा सेमेस्टर एंड हुआ था अराउंड 27 के आसपास। ठीक है। 27 मई के आसपास सेमेस्टर एंड हुआ। उसके बाद मेरा BEL का पेपर था, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। सो मैं गवर्नमेंट की भी तैयारी कर रहा था साथ साथ में। मैं चलो पेपर दे के 1 या 2 जून के आसपास मैंने कॉलेज बरेली छोड़ा, घर चला गया कि यार चलो 15-20 तारीख से ज्वाइनिंग है, अभी घर चलते हैं थोड़ा टाइम। अब साल भर में 6 महीने में एक बार मौका मिलता है, जब सेमेस्टर ब्रेक होता था, घर से दूर भी थे। अब होता है ना, चलो कभी तो घर चलना है। हाँ जी, हाँ जी। और क्योंकि घर पे ऐसा था कि मेरी दादी थी, तो दादी के साथ ना एक सी इज़ द अनदर रोल मॉडल मेरे लाइफ में, जिनकी वजह से आज मैं जो भी हूँ ना, तो उन्होंने इतना पुश किया है ना, और सी हैज़ बीन दैट पिलर कि आज आई एम पार्ट ऑफ द जॉइंट फैमिली। और उसको कैसे नर्चर करते हैं, और कैसे एक दूसरे के साथ रिलेशन बिल्ड करके सबको साथ में रख के कैसे चलते हैं। अकेले सब ग्रो कर जाते हैं, अकेले आप अकेले ग्रो करते हो, लेकिन साथ में पूरी कम्युनिटी ग्रो करती है, पूरी फैमिली ग्रो करती है, और फैमिली का हर एक इंडिविजुअल ग्रो करता है। तो अब उनसे मेरे को ना मिलना होता था हमेशा। मेरे को भागना है घर, तो घर चला गया। अब ज्वाइनिंग आई नहीं, घर पे ऐसे ही चल रहा था। पेपर दिया BEL का, नहीं हुआ। फिर 15-20 दिन के बाद देन कम बैक टू दिल्ली कि चलो जॉब सर्च, अब जॉब हंट शुरू करते हैं। अब इनकी जब ज्वाइनिंग आएगी तब आएगी, आप उनके भरोसे तो नहीं बैठ सकते। आप फ्रेशर हो, जो आपको ज्वाइनिंग हुई उसकी ज्वाइनिंग आई नहीं है। तो मेरे कुछ फ्रेंड जॉब स्टार्ट कर चुके थे, किसी की ज्वाइनिंग हो चुकी थी जून में, किसी की जुलाई में हो रखी थी। इन बिटवीन दिस कंप्लीट सिनारियो TCS में मैं 2 बार बैठा हूँ, कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों बार मेरा रिटर्न नहीं निकला। आपने इंटरव्यू में बोला कि मैं TCS के साथ काम किया हूँ, सच में डेस्टिनी नहीं थी कि उनको मेरे को एज ए फ्रेशर नहीं हायर करना था, एज ए एक्सपीरियंस ज़्यादा पैसे दे के हायर करने थे। मैं यही बोलता हूँ कि उनको हायर करना था मेरे को, ज़्यादा पैसे दे के हायर करने थे। तो आया यहाँ पे दिल्ली, जॉब हंट करना शुरू किया, इंटरव्यू वगैरह दिया। उसी टाइम न्यूज आई कि विप्रो आप कैंपस से हायर कर रही है, थ्रू आउट जर्नी 65% मांग रही है। मैंने चलो ठीक है।
उस समय फ्रेशर्स थे, उसमें ऐसा कोई भी गली नहीं है नोएडा, गुड़गांव की या दिल्ली की, कोई भी स्ट्रीट, 63 ले लो आप, 64 ले लो, 65 ले लो, 62 ले लो, कोई भी ब्लॉक नहीं है जहाँ पे, तो मैं और मेरा एक फ्रेंड और था सिद्धार्थ, हम दोनों की जॉब उस टाइम नहीं लगी थी कैंपस से। सो हमने कोई ऐसी गली नहीं है जहाँ पर रिज्यूम लेके हमने नहीं गया है और दरवाज़ा खटखटाया है फॉर द इंटरव्यू। मतलब वो भी एक अलग ही जर्नी। जब हम वापस जाते हैं, वेब सीरीज बहुत बनी है, नौकरी नहीं मिलती है, आप यहाँ से ट्रेनिंग कर लो सब कुछ, उसकी ज़रूरत नहीं है। उस टाइम पे अब जॉब तो नहीं है, अब कितने टाइम तक आप सस्टेन कर सकते हो, 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने। विप्रो आप कैंपस आया, मैंने विप्रो दे दिया। और आपको ऐसे भी कंपनी या ऐसे भी इंस्टीट्यूट आप इनकाउंटर होगे जो आपको डराएंगे कि यही आखिरी जॉब है, यही कर लो, इसके बाद नौकरी नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा। क्योंकि जब हम टियर 2 टियर 3 से आते हैं ना, हमारा एक फियर होता है कि नहीं मिला तो आगे क्या। और ये सच्चाई है कि आधा से 70 से 80% लोग आते हैं, नौकरी करते हैं, वापस चले जाते हैं। वापस जाके जो काम वो पढ़े होते हैं वो नहीं कर रहे होते हैं, कुछ और काम करना शुरू कर देते हैं, और डिग्री सिर्फ नाम की रहती है। तो वहाँ पे जॉब लगी विप्रो की, 1 महीने तक लगभग प्रोसेस चला फ्रेशर की। उस बीच में मैं और भी इंटरव्यू देना शुरू किया। तो उसी बीच में मैंने एक कंपनी से और इनकाउंटर किया था, आई थिंक 63 या 62 में उनका ऑफिस था। उन्होंने मेरे को ऐसा बोला कि 20,000 रुपये आप जमा करो और आपको हम ऑफर लेटर दे देते हैं, और आपकी सैलरी से 20,000 रुपये और कटेंगे, 10-10 हज़ार रुपये करके 2 महीने में, और आपको मैं यहाँ काम दूंगा। और यही है, आपको ऑफर एक्सेप्ट करना है तो करिए, आज के बाद तो फ्रेशर को कोई जॉब नहीं मिल रही है। और मेरे को पता है मेरे यहाँ विप्रो में सिलेक्शन हो चुका है। तो ऐसे लोगों से भी इनकाउंटर किया है जो कि फेक ऑफर और फेक जो चीज़ें करते हैं ना, जो गुमराह करते हैं लोगों को। वो भी एक इंडस्ट्री है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं उनको अपोज कर रहा हूँ, बट जो मैंने इनकाउंटर किया, और उसमें मेरा 1-2 ट्रैप भी हुआ था उस टाइम पे। 1 महीने बाद उसने छोड़ा, बट वो ट्रैप हो गया था। नीड थी, क्योंकि उसने पहले टेक्नोलॉजी नहीं सीखी थी, काम नहीं किया था, तो उसको स्किल्स पे भरोसा नहीं था। तो उसने सोचा चलो यार जो स्टार्ट हो रहा है वहीं से स्टार्ट करके करते हैं। बिल्कुल। उसने 20 की जगह 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन 15 दिन में उसको समझ में आ गया कि यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है, तो उसने वहाँ छोड़ा। अब इस बीच में 1-1.5 महीने के बाद जब मेरा कंप्लीट प्रोसेस विप्रो का हुआ, तब उसका सिलेक्शन तो हो गया, बट फिर ऑफर लेटर नहीं आ रहा है। अच्छा जी। फिर आई थिंक नवरात्रि चल रहा था 2015 के आसपास, अक्टूबर वगैरह में मेरी ज्वाइनिंग आई विप्रो की। ज्वाइनिंग दिवाली के बाद थी, चेन्नई। गॉट स्ट्रीम साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग का। ठीक है। तो हमने बोला यार चलो अच्छी बात है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, साइबर सिक्योरिटी में कुछ अच्छा ही होगा, ज्वाइन करते हैं। दिवाली के बाद बढ़िया दिल्ली से घर चले गए। तो 22 दिसंबर के आसपास रिपोर्टिंग थी मेरी। ये आपकी विप्रो में ज्वाइनिंग आ गई दोबारा से विप्रो। फिर आपने ये जॉब करी है बेंगलोर में। हाँ, और किस्मत इतनी सही, मैं बैंगलोर में हूँ। पहले मेरे को चेन्नई उन्होंने बुलाया था, जब दोबारा उन्होंने भेजा तो मेरे को बेस्ट लोकेशन बैंगलोर ही दे दिया। बैंगलोर ही दे दिया। तो अब बैंगलोर मतलब होता ना कि अब आपकी कर्म भूमि हो गई। लोग बोलते हैं ना जहाँ से आपका करियर स्टार्ट हुआ, जॉब हंटिंग करियर स्टार्ट हुआ। जॉब तो मिली दिल्ली से, बट अब वो कर्म भूमि स्टार्ट हो गई बैंगलोर में। विप्रो में आपने लगभग कितना टाइम स्पेंड करा? विप्रो में मैं अराउंड 2.8 ईयर था। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने मूव किया टीसीएस में। विप्रो से आप गए फिर टीसीएस में, और टीसीएस भी बैंगलोर। ठीक है। तो टीसीएस ने आपको अब एक्सपीरियंस करके हायर कर लिया। ठीक है। और टेक्नोलॉजी पे हायर कर लिया टीसीएस ने, एक्सपीरियंस किया और हायर कर लिया उसने। तो विप्रो टीसीएस में फिर मैं थिंक कैंपस, जो उनका मेन कैंपस है टीसीएस का बैंगलोर में, वहाँ पे मिला। बैंगलोर चलो ठीक है, बैंगलोर में कर रहे हैं, टीसीएस में कर रहे हैं। अब टीसीएस में जाने के बाद अपॉर्चुनिटी मिली है ये डेटा साइंस मूव करने की। ठीक है। और विप्रो में क्या हुआ ना, ट्रेनिंग के बाद उन्होंने, अब जब पहले जो साइबर का उन्होंने दिया, बहुत खुश था। दोबारा उन्होंने ओरेकल और यूनिक्स पकड़ा दिया सपोर्ट, जो डिमांड में वो उन्होंने आपको दे दिया, जो उनको रिसोर्स चाहिए था ना डिप्लॉय का। देखिए बिजनेस है, आप बिजनेस को उनको करना है, वो आपको पे कर रहे हैं, जहाँ से उनको बिजनेस करा उनको जहाँ डिप्लॉय करना है। क्योंकि अभी मैं टेबल के दोनों साइड हूँ, तो मेरे को पता है कि क्या होता है, इधर क्या होता है और उधर क्या होता है और कैसे। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप कैसे स्किल्स अपने आप को अप स्किल करते हो और कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो। जरूरी नहीं है कि आप जिसमें काम कर रहे हो आप उसी में जाओ। ठीक है। तो वहाँ से जब सर शुरू हुआ वो चीज़ें, तो उनके साथ ना सीखने को बहुत कुछ मिला। ठीक है। आज की डेट में हम क्या करते हैं,
हमने क्या किया है कि आप जब किसी प्रोडक्ट का आर्किटेक्चर समझ लेते हो, कैसे अप्रोच लगती है, आप उसको बिल्ड कर सकते हो। तो उनसे हमने ये चीज़ें सीखी, क्योंकि एक्सपीरियंस से बिजनेस रिक्वायरमेंट आता था, क्लोजली जब काम करना शुरू हुआ तो 1-1.5 महीने बाद कुछ रिक्वायरमेंट आई थी किसी कस्टमर की, जहाँ POC करनी थी AI का, और उसमें GCP क्लाउड नया नया आया था। AWS एंड Azure तो पॉपुलर हो चुके थे, GCP ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसका ML का मॉड्यूल शुरू हुआ था, उसका विजन एंड आई थिंक 1-2 API और उसकी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की जो उसकी USP होती थी। पहला POC मैंने AI में, पहला POC जो मैंने किया है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का किया है। तो मेरे को पाइथन आती थी, तो उन्होंने बोला संतोष करोगे? तो मैंने बोला सर मौका मिलेगा तो क्यों नहीं करेंगे। तो जो पाइथन मैंने बीटेक फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट किया, वो मेरे को 3 साल के बाद काम आ रहा है। उस पाइथन की वजह से आज मैं डेटा साइंस और AI में हूँ, क्योंकि वो लैंग्वेज मेरे को आती थी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, बट कॉन्सेप्ट एंड सिंटेक्स काम किया हुआ तो एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट था कि मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, ये POC करो, और POC का जो प्रेजेंटेशन हमें करना था, 15 दिन का टाइम उन्होंने दिया था, पढ़ना था, इम्प्लीमेंट करना था, और वो POC का प्रेजेंटेशन करना था मेरे को क्लस्टर हेड को। फिर उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी, उन्होंने नॉमिनेट किया। ओवरऑल कितना टाइम रहे आप TCS में? TCS में 3.5 साल रहा। ठीक है। और फिर EY आपकी तीसरी कंपनी थी। EY भी आपने बेंगलोर में ज्वाइन? हाँ, EY भी मैंने बेंगलोर, तो EY मैंने स्विच किया था लॉकडाउन में। अच्छा, ये कोविड 20। हाँ, मेरे को डेवऑप्स आता था, क्लाउड डेवऑप्स काम किया हुआ था, मशीन लर्निंग और AI कर रहे थे, और वहाँ पे मैंने 2-3 प्रोडक्ट बनाए, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का कंप्लीट फ्रेमवर्क। आज हम AWS SageMaker की बात करते हैं, ML स्टूडियो की बात करते हैं, तो सिमिलर इन हाउस प्रोजेक्ट एज ए ML मशीन लर्निंग एज ए सर्विस का कंप्लीट फ्रेमवर्क हमने TCS में बनाया था फॉर दैट यूनिट, और दैट वर डिप्लॉयड ऑन प्राइवेट क्लाउड। वो ऐसा था कि आप अपना डेटा सेट अपलोड करो, आप अपनी एक्सपेक्टेशन अपलोड करो, आपका ऑटोमेटिकली मॉडल एल्गोरिथम सेलेक्ट करो, वो प्रोसेस होकर आपका आउटपुट आएगा, कंप्लीट रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। तो कंप्लीट फ्रेमवर्क हमने बनाया था, बट हमने उस टाइम उसको स्केल नहीं किया। वट एवर लाइक देयर कैन बी द सर्टेन चैलेंजेस, बट वो एक्सपोजर वहाँ से मिला प्रोडक्ट पे काम करने के बाद। तो फिर मैं उस टाइम मेरे को EY में भी आपका प्रोफाइल डेटा साइंटिस्ट था विद द एक्सपीरियंस ऑफ ML ऑप्स। उस टाइम नया मार्केट में आया था, लोग ML ऑप्स इंजीनियर खोज रहे थे और लोगों को मिल नहीं रहा था, क्योंकि क्या हुआ था कि ओवर द टाइम, क्योंकि एक सर्टेन टाइम से काम तो हो रहा था AI और डेटा साइंस का, बट सोल्यूशन प्रोडक्शन पे नहीं जा रहे थे। हाँ, लॉकडाउन वाला एक ऐसा फेज था जहाँ पे सोल्यूशन प्रोडक्शन पे जाना शुरू हुए थे। चाहे हम प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की बात करें, चाहे हम क्लासिकल मशीन लर्निंग की बात करें, चाहे हम कंप्यूटर विजन की बात करें, हर एक चीज प्रोडक्शन में जाना शुरू हुआ। अब जब कोई एप्लीकेशन प्रोडक्शन में जा रही है तो उसको डिप्लॉय करने के लिए भी चाहिए। एक जो डेवऑप्स रोल पे है, उसको मशीन लर्निंग मॉडल की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी, या मॉनिटरिंग जो फ्रेमवर्क्स होते थे उनकी उस तरीके से नहीं होती थी कि मॉडल कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, डेटा सेट कैसे कंटिन्यूसली पुश करेंगे तो प्री प्रोसेसिंग होकर मॉडल ऑटोमेटिकली अपडेट कैसे हो, डेटा ड्रिफ्टिंग के और इस टाइप के चैलेंज था। उनकी जो नॉलेज थी फ्रंट एंड बैक एंड की, जहाँ आपको रिपोर्ट कर देते थे फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर को। तो उस टाइम में क्रेज, मतलब दिस वाज द रोल जो अडॉप्ट होना शुरू हुआ था, और लोग पूछ रहे थे ऐसे लोगों को। तो मैंने, अब सपने तो सबके होते हैं, Tier 3 Tier 4 से अगर कोई आ रहा है तो Big 4 कंपनी एक बेंचमार्क होता है। हाँ जी, एक अच्छा खासा बेंचमार्क होता है। या तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में चले जाओ, Big 4 में चले जाओ। Big 4 में आप किए तो आपके ऊपर टैग लग गया है, लाइक वी ऑल्सो सी कि सर आप तो ऑलरेडी इतने एक्सपीरियंस हो, तो वी सी कि एवरी स्टूडेंट एस्पायर टू बी देयर। मेरे को मौका मिला तो मैंने ऐसे इंटरव्यू दिया। अब इंटरव्यू में जो इंटरव्यू प्रोसेस हुआ, अगेन लोग बोलते थे कि बहुत डिफिकल्ट होता है क्रैक करना। अब मेरे को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट किया था ना, प्रोजेक्ट से मेरे आर्किटेक्चर पूछे गए। 5 साल 6 साल एक्सपीरियंस, मतलब 3 6 6.5 साल एक्सपीरियंस पे आर्किटेक्चर पूछा गया, क्योंकि मैंने काम किया हुआ था तो मेरे को आइडिया था। क्योंकि सीनियर से वो कॉन्सेप्ट मिलता रहा ना, गाइडेंस मिलती रही कि इसको इस तरीके से करो, इस तरीके से कंपोनेंट कौन से टूल यूज होने चाहिए, कैसे टूल यूज होने चाहिए, मैं तो वही जाके बता के आता था। मेरा ऐसा रहता था कि यार अब मेरे से थ्योरेटिकल मत पूछो, प्रोजेक्ट पूछ लो, आर्किटेक्चर बनवा लो, मैं बना दूंगा, डेवलपमेंट फिर तो हो जाएगा। तो जो होता था ना कि बिजनेस रिक्वायरमेंट समझ के उसे क्राफ्ट करके डेवलपर के लिए बनाना, कंपोनेंट बना के कंप्लीट फ्लो बनाना, वो चीज़ आती थी अच्छे से।
तो EY में इंटरव्यू दिया, हो गया। अगेन वहाँ पर फिर मेरे को सीनियर पर्सन रिपोर्टिंग के लिए मिली। तो EY में टोटल लगभग आप कितना EY में टाइम? मैं ज़्यादा टाइम के लिए नहीं था, EY में अराउंड 5 to 6 मंथ ही रहा। और फिर उसके बाद फिर आपने? वेरी एलिवेट फुल टाइम आ गया मैं। अच्छा। सो अभी मार्च में मेरे को वेरी एलिवेट में 3 साल हो गए। ओके। दैट वाज द 29th of March 3 year बैक मेरा लास्ट डे एज अ एक्सपीरियंस वर्किंग प्रोफेशनल था। सिंस देन आई एम द फुल टाइम एंटरप्रेन्योर। तो उस टाइम हमने डिसीजन लिया कि ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो इन सब जर्नी में कंप्लीट अमाउंट 2017 जो था, हम कैसे एंटरप्रेन्योरशिप में आए, तो 2017 में 2016 में इवन जब मैं विप्रो में स्ट्रगल कर रहा था, सपोर्ट के प्रोजेक्ट में था, उस टाइम पे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई वन ऑफ फ्रेंड हु इज द CEO, लाइक बेस्ट फ्रेंड, जो मैंने बोला कॉलेज में फर्स्ट बेंच वाला जो दोस्त था ना, फर्स्ट डे वाला दोस्त 2011 से, उसका कॉल है। उसने बोला कि संतोष कुछ ऐसा नया नया करना है एंड हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर रहे हैं, साथ में करेगा? पर्पज क्या है कि जो गैप है ना इंडस्ट्री और एकेडमिया में, उसको फिल करने के लिए शुरू करते हैं। ठीक है। और जो हडल हमें फेस हुई है, जो बाकी बच्चे हैं ना उनके लिए वो प्रॉब्लम ना हो, उसको सॉल्व करने के लिए करते हैं। ठीक है। तो मैंने बोला यार करना तो कौन नहीं चाहता है। हाँ। जो प्रॉब्लम मेरे को फेस हुई है, अगर मैं कुछ उसका सोल्यूशन बना सकता हूँ और किसी को हेल्प कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं करते हैं? करते हैं। तो 2016 में जर्नी स्टार्ट हुई एंटरप्रेन्योर की साइड जॉब के साथ साथ। 2017 में हमने लॉन्च किया इंटरनिटी फाउंडेशन विद द नेम ऑफ इंटरनिटी फाउंडेशन, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और वहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया 45 डेज की इंटर्नशिप प्रोग्राम, समर के लिए और विंटर के लिए। आज की डेट में जो रिमोट इंटर्नशिप का जो कॉन्सेप्ट हम 2017 में इंट्रोड्यूस कर चुके थे, उसके बाद देयर आर मेनी प्लेयर्स कम जो इंट्रोड्यूस किया और वो किया। और हमारा वहाँ पे एक करिकुलम डिफाइन होता था 45 डेज का, अंडर द मेंटरशिप ऑफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट। क्योंकि इंडस्ट्री में जो हम जैसे लोग काम कर रहे होते हैं, आप कर रहे हो, आप सोसाइटी को वापस कुछ देना चाहते हो। और उस टाइम हम डिमांड करते थे कि, और उसमें हमारी भी ग्रोथ होती है। सब लोग स्टार्ट किया था करियर, 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस 4 साल, आपकी भी ग्रोथ होती है। आप जब नए टैलेंट के साथ इंटरेक्ट करते हो, तो उसमें आपने जैसे उनको ट्रेनिंग वगैरह और ये दिया, इसका कुछ इम्पैक्ट भी हुआ उनके उसमें? इम्पैक्ट तो सर मतलब लिटरली आज तक जितने बच्चे हमारे प्रोग्राम से ग्रेजुएट हुए हैं, दे आर सिटिंग, देयर ग्रेजुएशन आप देखोगे तो Tier 3 कॉलेज से है, Tier 4 कॉलेज से है, बट दे आर सिटिंग इन इंडिया टॉप कंपनी। आप किसी भी कंपनी का नाम ले लो, गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, मैकेंजी आप ले लो, आप नॉर्मल सर्विस बेस्ड कंपनी में TCS चले जाओ, VMware चले जाओ, किसी भी कंपनी में जाओगे हमारे इंटर्न बैठे हुए हैं। उनकी एक USP, एक लेगेसी बनती थी 45 दिन में। उनको टास्क दिया जाता था, वी बिलीव सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको एक प्रॉपर मेंटर चाहिए, एक प्रॉपर गाइड वो चाहिए, गाइडेंस चाहिए, जिससे आप उसको ऐप्ट करके पढ़ सको। आपने इम्प्लीमेंट किया, प्रोजेक्ट बना रहे हो, जो आपने सीखा है आज दिन भर में पढ़ा है, अगले दिन आपको उस पर आर्टिकल लिखना है। और उस टाइम कॉन्सेप्ट चलता था ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर का, और आज भी है, बहुत लोग करते हैं। तो उस टाइम पे स्टैक ओवरफ्लो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। एक स्टूडेंट था सेकेंड ईयर का, एंड विद इन 45 डेज उसने 1400 पॉइंट्स स्टैक ओवरफ्लो पे अर्न किए थे। वो डेली कुछ ना कुछ सॉल्व करता था, उसके अंदर लेगेसी बन गई, उसकी वजह से उसकी पूरी प्रोफाइल क्रिएट हो गई। तो और यही फिर आपका जो स्टार्टअप बाद में, हाँ, सो हमने जो कॉन्सेप्ट वहाँ वैलिडेट किया रिमोट इंटर्नशिप का, देन हमने 2017 में ही उनको इवेल्युएशन करने के लिए रिमोट हैकाथॉन, ऑनलाइन वॉलंटियर ड्रिवन हैकाथॉन, ऐसा हैकाथॉन जिसमें कोई भी एक मेंबर फुल टाइम नहीं था, वैसे हैकाथॉन एग्जीक्यूट किए। और फिर हमने हैकाथॉन, और जब हमने ये आप स्किलिंग प्रोग्राम कर लिया, रिमोट इंटर्नशिप करा ली, देन वी थॉट कि कोई एक चीज़ मिसिंग है बच्चों को जो नहीं मिल रही। अभी मैं बच्चों की स्किल्स कर दिया नर्चर, बच्चों को हमने सिखा दिया, बच्चे रेडी हैं, बच्चों ने अपनी स्किल्स प्रॉब्लम सॉल्व भी कर ली, अब बच्चों को अपॉर्चुनिटी भी चाहिए। देन वी जम्प ड्यूरिंग द कोविड इनटू जॉब्स एंड इंटर्नशिप आल्सो, बट इन नीश टेक्नोलॉजी। हम कंपनी को ये करते थे। तो कौन कौन सी नीश टेक्नोलॉजी? AI हो गया, डेटा इंजीनियरिंग हो गया, फुल स्टैक में प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नॉट मन एंड मीन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट माइंडसेट हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गई, ब्लॉकचेन हो गया, आज के डेट में हम क्वांटम के लिए भी हायरिंग कर रहे हैं, सो जेन AI हो गया। तो हमने स्टार्टिंग की थी, एक मॉडल बनाया था कि आप प्रोजेक्ट दे दो, हमारे पास इंटर्न स्किल्ड हैं, वहाँ से हमने एक को में अराउंड 150 इंटर्न डिप्लॉय किए थे एक AI बेस्ड कंपनी के लिए, जिन्होंने
DSS डैशबोर्ड बनाया था कोविड के लिए, और ठीक है। वो एप्लीकेशन जो उस स्टूडेंट्स ने बनाया है हमारे इंटर्नशिप के बच्चों ने, वो यूज हुआ है तेलंगाना गवर्नमेंट से, दिल्ली गवर्नमेंट से इन देयर उस टाइम ट्रैकिंग के लिए जो हम यूज करते थे। ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, इसको हमने प्रोडक्टाइज किया, और जब प्रोडक्ट बनाया, जब डिसीजन लेके प्रोडक्ट बनाते हैं, जो हम AI ड्रिवन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, नर्चरिंग टैलेंट, ओपन इनोवेशन, इंडिया में वो कल्चर को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो उस टाइम देन वी ऑल लेफ्ट द जॉब. First of all, my fellow co-founder Sangya, she left first job. Then after that, my CEO, who is the co-founder CEO Rishabh, he has left the job. These two came. फिर after that, me, myself, and my another founder partner. कितने लोग हैं आप? So we are 4 founders partner in this company. He is the CTO. So मैं और सुनील, हम दोनों साथ में आए. Left. So all 4 comes together and सो मेरे से पहले ऋषभ को, मतलब हम चारों में ऋषभ को एक्सपीरियंस था स्टार्टअप करने का. ही हैज़ जस्ट वर्क 1 ईयर इन ऑप्टिमस. देन आफ्टर दैट ही हैज़ डन अ कंसल्टिंग बिजनेस, IT का एक इस्टेब्लिश बिजनेस था, अच्छा खासा उसका रेवेन्यू किया, 1.2-1.5 मिलियन के आसपास किया. देन ही लेफ्ट देयर एंड कम हियर विद अस टू डू दिस. संज्ञा केम फ्रॉम IBM, सी लेफ्ट द IBM. Sunil left LTI Mindtree. That time LTI was there. He was the product engineer. He left. I left EY. We all come together. What are your thoughts on the innovation which are happening in this space, right? For example, AI, machine learning, and lately we are hearing about the Gen AI. What's your take on this, and where do you see the world moving in the future for these technologies? We all are saying that हम लोग AI era में हैं, right? मोर ऑफ द AI, अगर हम लास्ट 2 साल की बात करें तो जनरेटिव AI की ज़्यादा बातें हो रही हैं कंपेयर टू द ट्रेडिशनल AI, राइट? एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड द AI. हम सब कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, रोबोट आ जाएंगे, जॉब्स भी रिड्यूस हो रहे हैं AI के लिए. बट मेरा टेक इस पे, अगर आप मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जानोगे, हैविंग इन दिस टेक्नोलॉजी एंड इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स, I work in multiple domain. What I believe, technology is just for enabling you. ताकि जो काम आप 4 घंटे में कर सकते थे, उसके थ्रू आप 2 घंटे में कर सकते हो, 1 घंटे में कर सकते हो. आज के डेट में चाहे हम कंटेंट की बात करें, चाहे हम वीडियोस की बात करें, प्रेजेंटेशन की बात करें, जेन AI या AI क्या कर रहे हैं, आपके प्रीवियस थॉट प्रोसेस, प्रीवियस डेटा के बेसिस पे आपकी चीज़ों को इन्हेंस करके दे रहा है. आप कहोगे कि कोई चीज़ स्क्रैच से उसको रिप्लेस कर सकता है, तो आई वोंट बिलीव इन टू दैट. यस, हम बोलते थे ना, व्हेन हम लाइक सब्जेक्ट पढ़ते थे केमिस्ट्री, एक कैटलिस्ट होता था ना, उत्प्रेरक, जो चीज़ों को थोड़ा सा फास्ट कर देता था या कुछ जल्दी अचीव कर देता था. तो माई टेक ऑन दिस टेक्नोलॉजी, जनरेटिव AI या AI की बात करें, तो उन चीज़ों के लिए कैटलिस्ट का वर्क कर रहा है. आपको कोई भी काम कर रहे हो, आप उसके थ्रू रिफाइन करके और ज़्यादा वैल्यूएबल कर सकते हो. यस, ऑब्वियसली इट इज़ एसेंशियल, बट आप कोर फंडामेंटल नहीं छोड़ सकते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट आप नहीं छोड़ सकते हो. बेसिक प्रोसेस ट्रेडिशनली जो है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट उसमें फ्यूजन होना जरूरी है टेक्नोलॉजी का. अगर आप सिर्फ टेक्निक और ट्रेडिशनल चीज़ें फॉलो करोगे, टेक्नोलॉजी का फ्यूजन नहीं करोगे, अगेन आप पीछे रह जाओगे जी. चाहे हम बात करें गवर्नमेंट्स की, वी आर लाइक दे हैव इंट्रोड्यूस्ड AI मिशन, जहाँ पे वेरियस एक्टिविटीज में हम करवा रहे हैं, जहाँ पे सोल्यूशंस बन रहे हैं. बेट हम बात करें इनोवेशन चैलेंजेस की, इनोवेशन हैकाथॉन की, हर एक कंपनी की बात करो, गवर्नमेंट की बात करो, इंस्टीट्यूशंस की बात करो, या स्टूडेंट्स की बात करो, सभी लोग इनोवेशन की बात कर रहे हैं. टेक्नोलॉजी में इनोवेशन, इनोवेशन ये नहीं है कि आपको हर बार कुछ नया करना है उस टेक्नोलॉजी में. इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, इनोवेशन क्या है, कोई भी प्रॉब्लम एक छोटी सी सॉल्व करो, क्या नए तरीके से करके टाइम कैसे आप रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है, आप कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो. मोर ऑफ मोर AI की बात करो, जेन AI की बात करो, या इनोवेशन की बात करिए, मेरा टेक ऑन है, आप जो भी सोल्यूशन बना रहे हो, कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि इम्पैक्ट इज मोर वैल्यूएबल देन क्रिएटिंग समथिंग. आपने कोई एक सोल्यूशन बनाया, शायद वो सोल्यूशन जनरेटिव AI की जगह शायद आप क्लासिकल या कोई और अप्रोच मशीन लर्निंग लगाए होते, ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता. बट आपने वहाँ यूज तो कर लिया, आपने कॉस्ट इंक्रीज कर दिया, बट आपको आउटकम नहीं मिलना है. तो ऑब्वियसली आई विल प्रीफर दिस वे. एंड टू गो दैट माइलस्टोन,
वहाँ पे जाने के लिए आपको दोनों का कंपैरिजन पता होना चाहिए, और वो वहीं से आएगा जब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। ओके। हम सब आज की डेट में सुनते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, लाइक बहुत कॉमन है। और मैं आज के यंग टैलेंट की बात करूं जो आज जनरेट हो रहे हैं, हम बोलते हैं ना फैक्ट्री इंस्टीट्यूशन तुमको जनरेट कर रहे हैं ना, एक तरह से एक एसेट ही है, दे आर द टैलेंट। और उनको हम नेक्स्ट जेन टैलेंट भी बोलना शुरू कर दिए, जिनके पास नई जनरेशन है। वी हैव लर्न विद द ट्रेडिशनल वे, अभी एक नई जनरेशन जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है। वी ऑल नोइंग चैट जीपीटी हो गया, गामा हो गया, या लामा हो गया, या कोई और फ्रेमवर्क हो गया। सर मेरे को जनरेटिव एआई इंजीनियर बनना है, इंजीनियर, उसका रोड मैप तो फाउंडेशन से आता है ना। अगर आपको माइंडसेट ऑफ फाउंडेशन नहीं कर रहे हो, इवन गवर्नमेंट भी जो ला रही है चीज़ें, या कोई कंपनी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, रिसर्च इज द अनदर फील्ड जहां आपको लग के मेहनत करनी होती है, राइट। प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो कैसे सॉल्व कर सकते हो? एआई हर जगह यूज हो रहा है, बट वो यूज केसेस कैसे करना है, तो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट एंड इट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी क्रिटिकल रोल। अगर एआई की बात करो या जनरेटिव एआई की बात करें तो किसी भी फील्ड में जाइए, एआई आज की डेट में ब्लॉकचेन में भी है, एआई आज के डेट में डेवऑप्स एंड क्लाउड में भी है कि ऑटोमेटेड टूल्स हो गए हैं, साइबर सिक्योरिटी में भी है क्योंकि इतने साइबर अटैक्स हो रहे हैं। नाउ पीपल इंडस्ट्री स्टार्ट टॉकिंग कि आप कैसे एआई बॉट बना सकते हो जो कि आपको रैंसमवेयर्स या जो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कैसे सिमुलेट किया जा सकता है जी। क्योंकि हम रिसोर्स बैठाएंगे 10 रिसोर्स, एक स्क्रिप्ट लिख के एक बॉट बना देंगे, दैट कैन वर्क, बट वो स्क्रिप्ट लिख के उसको मॉनिटर करना, सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगेन स्किल्ड पर्सन चाहिए। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट एंड इट इज इसेंशियल। सो यू आर सेइंग कि एआई की जो स्किल सेट है, इट विल मोर बिकम ए काइंड ऑफ ए फाउंडेशनल स्किल दैट you need to have, because in tomorrow's world every business is going to be digital business is going to generate more data, and as more data gets generated, more and more AI based solutioning needs to happen because man cannot scale or a human power cannot scale it. Right, correctly आपने सब कुछ कोर फाउंडेशन से ऐड कर दिया। हाँ। आज से अगर 10 साल पहले की बात करें तो ये सारी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई थी? डेटा से स्टार्ट हुई थी। पहले डेटा छोटे लेवल पर मैनेज होता था तो डेटा बेसेज होते थे, चाहे हम किसी भी स्टोरेज की बात करें, फिजिकल स्टोरेज होते थे, डेटा सेंटर्स बनते थे। आज की डेट में वो डेटा सेंटर्स धीरे धीरे माइग्रेट होकर क्लाउड में चले गए हैं, या जो बिग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं डेटा सेंटर्स में, कितने प्राइवेट डेटा सेंटर, वहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था बिग डेटा का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हडूप आया था पिक्चर में, कैसे मैनेज करते हैं। फिर हमारे पास NoSQL डेटा बेसेज आ गए, और धीरे धीरे वो लेगेसी बढ़ती गई। इसी बीच में हमारे पास एआई इंट्रोड्यूस हुआ था, और एआई का फाउंडेशन है डेटा। डेटा नहीं है तो आप कुछ भी एआई में नहीं कर सकते हो। तो डे बाय डे तो डेटा बढ़ ही रहा है, डेटा इज ऑलरेडी इंक्रीजिंग, डेटा इज एवरीवेयर, और वो मैनुअल तो हैंडल किया नहीं जा सकता। तो ऑब्वियसली आपको स्किल्स करना, और ये सब कुछ रिवॉल्व किसके अराउंड हो रहा है? चाहे एआई में कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए, कोई भी रिवोल्यूशन आ जाए, ऑब्वियसली कोर फाउंडेशन इज गोइंग टू बी देयर, और वो एआई तो रहेगा ही रहेगा, उसके अराउंड ही रिवॉल्व होंगे सारी चीज़ें। चाहे आप क्लासिकल मशीन लर्निंग की बात करिए, हमारे पास एक लिमिटेशन होती है क्लासिकल मशीन लर्निंग की, उसके बाद हमने मूव किया डीप लर्निंग में, जहाँ हमने न्यूरल नेटवर्क की बात की। फिर हमने उसको और स्पेसिफाई किया कि अच्छा हमें इमेज ओरिएंटेड चीज़ें करनी, तो चलो कंप्यूटर विजन करो। कंप्यूटर विजन की स्पेशलाइजेशन हुई। टेक्स्ट एडिटर चाहिए या टेक्स्ट डेटा पे वर्क करना है, उनके अराउंड कुछ बिल्ड करना है, तो चलो NLP ले आए, जहाँ पे हम बॉट ले आए, कन्वर्सेशनल एआई ले आए, जहाँ कन्वर्सेशन की बातें हो रही हैं। अगर हम आज की बात करें, सर्विस सपोर्ट या कस्टमर केयर जो होते हैं, 70 to 80% अभी तो बॉट हो चुके हैं ना जी। चाहे आप बैंकिंग एप्लीकेशंस की बात करो, एक सिंपल अगर ट्रांजैक्शन भी आप करते हो, वेरीफाई करने के लिए आपके पास ऑटोमेटेड कॉल ही आता है जी। पहले तो नहीं होता था ना। मॉनिटरिंग, कितनी लेवल पे मॉनिटरिंग शुरू होगी, और वर्कलोड रिड्यूस कर रहा है, बट उसको बनाने वाला भी एक स्किल्ड टैलेंट ही है, और उसको मॉनिटर करना भी जरूरी है। हम सब बात करते हैं डेटा के साथ खेलना, डेटा ड्रिफ्ट करना, तो हाउ एआई, तो एआई इज गोइंग टू क्रिएट द इम्पैक्ट। एआई कहीं नहीं जा रहा है, और ये डे बाय डे इंक्रीज ही होगा। ठीक है, तो आपने जैसे एआई की बात करी कि इट इज़ नॉट गोइंग टू डिक्रीज, इट इज़ ओनली गोइंग टू इंक्रीज, और आपने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज टच करी, फाउंडेशनल, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जेन एआई, ये वो। सो फॉर द पर्सन हु इज जस्ट स्टार्टिंग, और for the person who would like to learn these new things, how you have kept yourself up to date with these information? So सर इसमें क्या है ना, दो चीज़ें होती हैं कुल। अब कैसा है सर,
कि फाउंडेशन तो आप हमेशा ही कंटिन्यू करते रहते हो, ठीक है। ठीक है, बट उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में नए ट्रेंड्स कैसे आ रहे हैं, अभी ट्रेंड्स आपको कहाँ से पता चले? वन वे इज डैट आप आर्टिकल रीड करते रहो, लिंक्डइन पे आप अपडेटेड रहो, एंड ऑब्वियसली आर्टिकल्स आपको मैक्सिमम लिंक्डइन पे मिलेंगे फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज ऑल्सो। आप कुछ पर्टिकुलर कंपनी जो इसमें इनोवेशन कर रहे हैं उनको आप करते रहो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ प्रोग्राम्स या कुछ आर्टिकल पढ़ रहे हो, कोर्सेज पढ़ रहे हो, एंड रियल टाइम एक्सपीरियंस करना है। सबसे ज़्यादा नॉलेज कहाँ से होती है, नेटवर्किंग कहाँ से होती है? इन पर्सन मीटिंग्स, चाहे हम टेक कॉन्फ्रेंसेज में जा रहे हैं, मीटअप्स में जा रहे हैं, एंड मोर ऑफ इम्पोर्टेंट हैकाथॉन्स। हैकाथॉन्स प्ले अ रियल टाइम सिग्निफिकेंट, लाइक फॉर द स्टूडेंट जो कॉलेजेज में हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप पार्टिसिपेट करो, आप प्रॉब्लम सॉल्व्स करो, आप इंडस्ट्रियल से मिलो। आप हैकाथॉन्स में जाओगे या किसी टेक कॉन्फ्रेंस में जाओगे, यू विल गो एंड मीट जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि किस तरह के यूज केसेज हो रहे हैं। इवन मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर रनिंग देयर ओपन फ्री वर्कशॉप होते हैं, मीटअप्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं। आप यू कैन कीप कि हफ्ते मेरे को एक दिन जाना है, या इफ यू आर नॉट एबल टू मैनेज इन अ वीक, यू कैन मैनेज इन अ मंथ, कि मेरे को 1 मंथ में एक कॉन्फ्रेंस किसी वीकेंड पे अटेंड करनी है, या कोई एक मीटअप करना है, या मेरे को कोई ऐसा नेटवर्किंग इवेंट में जाना है जहाँ पे आप किसी से मिल रहे हो, उस एक्सपर्ट जिस भी डोमेन में आप जा रहे हो। ऑब्वियसली आप शायद हर हफ्ते नहीं जा सकते इन पर्सन भी, देयर कैन बी कंस्टेंट, उसके लिए फिर आप ऑनलाइन अप्रोच लो, कोई ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं, एंड डू फॉलो समवन, ठीक है, इन योर नेटवर्क, जो आपको टेक्नोलॉजिकली जिस मैप पे आप जाना चाहते हो उसका एक प्रॉपर रोड मैप है। देयर विल बी एम्पल ऑफ द अमाउंट, क्योंकि इतना क्राउडेड है जहाँ पे आप फॉलो करोगे, बहुत लोग आपको ऐसे पहले यार तो बहुत अच्छा कर रहा है, इसके पीछे जा रहा है, बट डू रीड बिफोर फॉलोइंग, क्योंकि आप में भी एक रॉन्ग डायरेक्शन में भी जा सकते हो, आपके साथ नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर आपको एआई सीखना है, गवर्नमेंट की भी बहुत से इनिशिएटिव हैं जिसमें आप इनरोल करके फ्री में चीजें ले सकते हो, कंटेंट सब कुछ अवेलेबल है जी। अब आप कैसे अपने आप को करते हो, लेकिन हाँ इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। आपका कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हफ्ते में एक दिन कर रहे हो लेकिन करो, एक दिन शेयर कर रहे हो उसको करो। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप हर रोज कर रहे हो, बट अप टू डेट रहो उन चीज़ों से, ठीक है। और आपने जो ये एक्सपेरिमेंटेशन की भी बात करी, जैसे फॉर एग्जांपल हैकाथन, इससे ये है कि आपने कंसेप्ट लर्न कर लिया या सीख लिया, अब आपने इसे अप्लाई भी करके देख लिया कि प्रैक्टिकली ये चीज़ कैसे होती है, रादर देन ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज। राइट सर। तो यहाँ पे क्या है, आप इसमें 2 चीज़ें आती हैं हैकाथॉन्स में। बहुत से हैकाथॉन्स ऐसे हैं जो ओपन थीम होते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं कोई भी सोल्यूशन बना के सबमिट कर देते हैं। तो यू प्रीफर फॉर सच काइंड ऑफ द हैकाथॉन जहाँ इंडस्ट्री की प्रॉब्लम आपको मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे एक एडवांटेज होता है, यहाँ पे आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर नहीं हो। ट्राई टू टीम अप विद द टीम, योर फ्रेंड्स, योर ऑनलाइन सर्च करो किसी को उस हैकाथॉन में जाके, किसी से मिलो, नेटवर्किंग करो, मे बी किसी और कॉलेज या किसी और कंपनी का कोई हो जो आपके साथ पार्टिसिपेट कर सके। टीम बेस्ड हैकाथॉन में जाओ, इंडिविजुअल में भी जाओ। टीम में जब काम करोगे तो आप अपना थॉट शेयर करोगे, उसकी नॉलेज आपके साथ होगी, शेयरिंग होगी, यू लर्न। और फिजिकल हैकाथॉन में जाओगे तो साथ में 10 टीमें और आएंगी जो उस प्रॉब्लम पे काम कर रही होंगी। सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मल्टीपल अप्रोच हो सकता है, ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, अप्रोच तो डिफरेंट हो सकता है। हम सब DSM पढ़ते हैं, ऑप्टिमल अप्रोच है, ब्रूट फोर्स अप्रोच है, या इसको और कैसे रिफाइन कर सकते हैं, या कोई सिस्टम डिजाइन करते हैं, क्वेरी भी एक SQL की डिजाइन करते थे तो कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जी। तो अप्रोचेज मल्टीपल हो सकता है, बट टारगेट इज सेम। तो वंस यू लर्न गेट द नॉलेज कि दूसरे की अप्रोच कैसी है और क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा। आपके पास जॉब नहीं है, नो वरी, यहाँ पे जाओ ना, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लो, इकोसिस्टम को फील करो ना, इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है। वर्चुअली इमेजिन करने की बजाय एक बार एक्सपीरियंस करके देखो आप, तो आपको ऐसा लगेगा कि वाओ दिस इज अ कंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट। सो हम लोग अपनी लैंग्वेज में, मतलब अपने यहाँ टीम में बोलते हैं, इवन हम हडल भी कराते हैं 15 दिन में, 1 हफ्ते में, कि आपके पास आज का टाइम है 3 घंटे का, कुछ नया सोच के लाओ, जो काम कर रहे हो उसमें कुछ नया अप्रोच लेके आओ। तो जो अप्रोच लेके आते हैं ना, वही तो इनोवेशन है। डे टू डे रूटीन में हम इतना इन्वॉल्व है कि हम कुछ नया नहीं कर पाते हैं, बट उस हडल से कुछ नया ले आते हैं, तो मे भी कभी भी कुछ ऐसा ले आते हैं जो शायद हमने कभी नहीं सोचा होता है। एक टीम मेंबर उससे अच्छा आइडिया ले आता है कि ये कर सकते हैं तो ऐसे हो सकता है। दैट्स वेयर दैट इनोवेशन कम इनटू द पिक्चर। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया संतोष। और इसमें लेकिन अब आपने जैसे कुछ चीज़ें मे बी यू हैव लर्न देम हार्ड वे, राइट, राइट, सो दैट जो नए लोग हैं
उनको इतना हार्ड ना लगे, राइट, वो इतनी हार्ड जर्नी से ना होके गुजरे, what is the inspiration or what are some of the suggestion which you would like to give for the future, entrepreneur or future tech leader who are just starting their career or who are looking for some changes in their career? So कुलदीप सर, क्या है ना, हडल होती है, आज के डेट में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है, मेरा एक सिंपल सजेशन होता है, डू नॉट लीव योर हार्ड वर्क। ओके, एंड पैरेलली आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, सिर्फ हार्ड वर्क से सब कुछ नहीं आएगा। आपका रोड मैप क्लियर होना चाहिए, आपको कोई चीज़ करनी है, एंड डू नॉट गो इन अ वे ऑफ द क्राउड। होता है ना, भेड़ चाल चल रहे हैं, जो सब कर रहे हैं वही हम भी कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है, अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो आप फ्रंट एंड बैक एंड ले लो, डेवऑप्स ले लो, क्लाउड ले लो, डेटा साइंस ले लो, एआई ले लो, इवन क्यूए इंजीनियर्स की भी डिमांड आज की डेट में। लेकिन हम एज अ फ्रेशर कभी सोचते नहीं कि हमें क्यूए इंजीनियर करना है या हमें इंफ्रा साइड जाना है, क्योंकि वो माहौल ही नहीं बना हुआ है कॉलेजेस में साइबर इंजीनियर बनना। तो अपनी स्किल्स को पहचानो, आप क्या कर सकते हो, फिर उस पर फॉलो करो, एंड ऑलवेज फॉलो अ जेन्युइन पर्सन। आई एम नॉट सेइंग एवरीवन इज जेन्युइन, बट उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है इससे आपको क्या फायदा मिलता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उस पर आप कंसिस्टेंट रहो। कभी भी देरी नहीं होती है। आप आज भी स्टार्ट करोगे, आपको रिजल्ट तुरंत भी नहीं मिलेगा। अगर आप इंस्टेंट रिजल्ट के लिए जा रहे हो तो जरूरी नहीं कि आपको पहले दिन मिले। ये जरूरी नहीं है कि मैं फर्स्ट स्टार्टअप कर रहा हूँ तो ही मैं तुरंत तो सक्सेसफुल हो जाएगा। इट्स अ हर्डल। चाहे आप किसी की भी बात करो, आप जॉब में भी रहोगे, आपको ग्रो करना है, अपनी जगह बनानी है, तो आपको हर रोज मेहनत करनी है। आप सोचो कि मैं एक दिन मेहनत करूं और एक महीने एक साल तक कुछ नहीं करूं, सेम वे आप पर्सनल लाइफ में भी वही होता है, प्रोफेशनल भी वही होता है, और आपके करियर में भी वही है। जस्ट अ सिंपल थिंग, आप अगर स्टूडेंट हो, कुछ नई स्किल्स, क्योंकि जब नेक्स्ट जेन की बात कर रहे हैं, टैलेंट की बात कर रहे हैं, तो आपको ओवरऑल एक माइंडसेट बिल्ड करना है। आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी, अपॉर्चुनिटी सारी अवेलेबल हैं, आप कैसे आगे जाना चाह रहे हो उसके लिए वो अप्रोच ऑप्ट करो, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के माइंडसेट से काम करो। हर एक स्किल्स को सीखो, एक में मास्टरी करो, नॉलेज होनी चाहिए आपके पास सबकी। तो आपका कहने का मतलब है कि एक तो कंसिस्टेंसी, राइट, ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन सीखा और अब साल भर तक सीखा नहीं और फिर आप सोच रहे हो कि मैं कैसे करूँ। दूसरी चीज़ कि रिसोर्सेज हैं, यू जस्ट नीड टू फाइंड इट आउट, राइट पीपल या राइट रिसोर्सेज उस डायरेक्शन में। एंड थर्ड थिंग, इफ आई कैन समराइज, is the follow your passion, right? कि it might be that it is the AI wave, but if you don't have an interest in this space, maybe you do have interest in other space, right? It is totally okay to learn in those and master on those skills. Right, sir. And on top of that, discipline is the most important thing. Okay. चाहे हम पर्सनल लाइफ की बात करें, चाहे हम प्रोफेशनल की बात करें, आप ये सोचो कि मैं कहीं से कुछ भी कर लूंगा, कभी भी कर लूंगा, जरूरी नहीं है कि आप कर पाओ। आपका दोस्त जो कर रहा है वो कोई टेक्नोलॉजी में अच्छा हो तो वो चीज़ आप कर रहा है, जरूरी नहीं है कि आप भी वही चीज़ अच्छा कर पाओ। सो दैट समराइज्ड एवरीथिंग। ओके, थैंक यू संतोष so much for sharing your experience, and your journey has been really wonderful, and I know it has been a roller coaster ride, but that's what it has made you of today's Santosh Maurya. And thanks a lot for sharing it with so open mind, right? It's always like people do not prefer to sharing those things. And the third thing which comes really out was like, hey, you only not talked about the problem, but also build a solution around it. That's what we need to be doing more about it. So guys, that's it for today's episode. Keep watching, keep learning until we meet next time. Thanks for joining us. Bye.